हाँ, तो दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन हमारा चैप्टर था और हम लोगों ने अभी टोटल जो है 9 लेक्चर हमारे हो गए हैं। और अगर 9 लेक्चर्स को देखें तो एक तरीके से हमारी पहली यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का, उसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज हम लोग जो हमारी पहली यूनिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का जो इंट्रोडक्शन है उसी का हम एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद से फिर नेक्स्ट वीक में अगले लेक्चर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और फिर हम और डीप में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन और यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो क्या कहते हैं कि किसी और पैराडाइम्स की अपेक्षा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम जो मेन प्रॉब्लम है हमारी, हम सीधे उस पर फोकस कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की अगर हम डिफिनीशन को देखते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफर्स टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम और सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी दैट इज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. It works through the creation, utilization, and manipulation of reusable object to perform a specific task, process or objective. तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट था, अगर हमने उसको जब हम लोगों ने उसको देखा तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बिलोंग करता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। हम हर एक प्रॉब्लम को एज अ एंटिटी को एज अ ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं और उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में यूज होते हैं और मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि अगर एक बार आपको दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के पैराडाइम्स को समझ पाएंगे और किस तरीके से फिर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, मैसेजिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और एक और है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है दोस्तों, क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बार बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हैं तो आपको यही सारे कॉन्सेप्ट बार बार मिलते हैं और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का, मतलब कि रियल वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग वे ऑफ थिंकिंग, पैराडाइम्स की अगर हम बात करें तो वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है दोस्तों कि प्रोग्रामिंग इज अ वे टू नोइंग द सिस्टम हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि किसी भी टास्क को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये बताने का तरीका है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखें तो ये सारे के सारे मेथड है, इन्हीं का यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो जिस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक वही मेथड हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप एक चीज देखें तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मतलब रियल वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी को हम एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास की डिफिनीशन क्या थी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब सारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं। क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर एक तरीके के मतलब ऑब्जेक्ट्स हो, यानी जिनके एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी सेम हो, ठीक है, उनके कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन भले ही एक क्लास के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट हो, उनकी फंक्शनिंग और इसके एट्रीब्यूट सेम हो, लेकिन वो
एक क्लास में होते हुए भी वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफर होते हैं। और वो डिफर कैसे होते हैं? क्योंकि एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी तो उनकी सेम होती है, लेकिन पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफर होती है, और ये डिफरेंस के नाते पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है ना? तो अगर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के अगर किसी क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट को अगर अलग डिफाइन करना है, तो हम उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू से दो क्लासों को दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, इनकैप्सुलेशन था, और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो अगर हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या होता है, कि किस तरीके से हम किस इंफॉर्मेशन को हमें हाइड करना है और किस इंफॉर्मेशन को हमें शो करना है। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग में आता है। अब दोस्तों, अगर इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें, तो एब्स्ट्रैक्शन को भी हम डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं, और इनकैप्सुलेशन को हम डाटा हाइडिंग कहते हैं। ठीक है ना? बात समझिएगा, एब्स्ट्रैक्शन को हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन को हम डाटा हाइडिंग कहते हैं। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि एब्स्ट्रैक्शन हमें वो क्या कहते हैं कि ये फंक्शन मतलब कि ये क्या कहते हैं कि ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से किस फंक्शन को हमें कस्टमर को शो कराना है और किस फंक्शन को हमें कस्टमर को शो नहीं कराना है। ठीक है दोस्तों? तो अगर हम बात करें, तो जैसे एक रियल वर्ल्ड का हमने एग्जांपल लिया था, कि सपोज कीजिए कि अगर एक कार है, ठीक है ना? तो अगर हम एक कार की बात करें, तो अगर आपको कार को ड्राइव करना है, तो आप जस्ट कार में बैठेंगे और कार को ड्राइव करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं होगा कि कार कौन से इंजन से बनी है, कितने सीसी का उसमें इंजन लगा हुआ है, उसका इंजन की बनावट कैसी है, या फिर कौन कौन सा उसमें फ्यूल यूज होता है। ठीक है ना? इन सब चीजों से आपका कोई मतलब नहीं होता। आपका सीधा मतलब क्या होता है कि आप कार में बैठे और कार को ड्राइव करें। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो यूजर को आपने किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाया है, कहाँ कौन सी मॉडलिंग किया है, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शनैलिटी उसको सॉफ्टवेयर में चाहिए, वो फंक्शनैलिटी उसको सॉफ्टवेयर में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है ना? तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है, उसको हम हाइड कर देते हैं, और जो फंक्शनैलिटी यूजर को चाहिए, केवल उसी फंक्शनैलिटी को हम यूजर को शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना? और इस एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जावा में या सी प्लस प्लस की बात करें, तो दो मेंबर का यूज होता है। एक मेंबर आपका पब्लिक होता है और एक मेंबर आपका प्राइवेट होता है। एक होता है पब्लिक और एक होता है आपका प्राइवेट। ठीक है दोस्तों? पब्लिक मेंबर मतलब जो फंक्शनैलिटी आपको यूजर को शो करानी है, वो पब्लिक में आएगा, और जो फंक्शनैलिटी आपको यूजर को शो नहीं करानी है, वो आपका प्राइवेट में आएगा। ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। लेकिन अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें, तो इसका मतलब होता है डाटा हाइडिंग। ठीक है ना? तो अब इनकैप्सुलेशन में दोस्तों क्या होता है, कि पर्टिकुलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट और मेथड्स होते हैं, उनको हम एक साथ कैप्सुलेट कर देते हैं। ठीक है ना? किसी क्लास के अंदर। तो होता क्या है दोस्तों, कि जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट किया गया है, क्या या कैप्सुलेट किया गया है, वो क्लास अगर चाहे तो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है। लेकिन अगर अदर क्लास चाहे कि उस क्लास के उस ऑब्जेक्ट को यूज करे, तो अदर क्लास उसको यूज नहीं कर सकता। यानी अदर क्लास के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड है। इसीलिए हम इसको डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों? मैसेजिंग की दोस्तों अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तब जाके हमारा कोई टास्क परफॉर्म होता है। तो मैसेजिंग वो तरीका है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। पॉलीमॉर्फिज्म की दोस्तों बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कि रीयूजेबिलिटी की बात करें, तो सपोज कीजिए कि अगर एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दें, तो एक आपका सपोज कीजिए एक पर्सन एक ही टाइम में फादर भी होता है, हस्बैंड भी होता है, और एम्प्लॉय भी होता है। ठीक है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट आपका एक ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में उसके काम बदल जा रहे हैं। ठीक है ना? जब वो वाइफ के साथ होता है तो एज अ हस्बैंड ट्रीट करता है, जब वो बच्चे के साथ होता है तो एज अ फादर ट्रीट करता है, और जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो वो एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करता है। ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, कि हम एक बार किसी फंक्शन को बनाएं और उसका यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बार बार करते रहें। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि कोड की रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी, और हमें वो कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो जैसे कि सिंपल अगर आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि शेप नाम का अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो शेप नाम का अगर एक फंक्शन बनाते हैं तो वो शेप नाम का फंक्शन कैपेबल है कि वो एक से ज्यादा शेप को ड्रॉ कर सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपको उसी कोड में आगे चल के कहीं सर्किल बनाने की जरूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे कि उसी शेप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पे उससे सर्किल क्रिएट करेंगे। फिर आगे चल के आपको पॉलीगॉन बनाने की जरूरत पड़ी, तो फिर क्या करेंगे, आप दोबारा से शेप नाम का कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, आप दोबारा से उसी बने हुए फंक्शन को कॉल करेंगे और दोबारा से उसी का यूज करके आप पॉलीगॉन बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार हमने एक बार शेप नाम का फंक्शन बनाया और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको यूज किया हमने। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इनहेरिटेंस की बारी आती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी या फिर ग्रहण करने वाला। तो जैसा कि रियल वर्ल्ड में होता है कि हर चाइल्ड के अंदर अपने फादर के कुछ न कुछ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी फंडे का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे हम दो क्लास बनाते हैं, एक सुपर क्लास बनाते हैं और एक सब क्लास बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अगर हम सुपर क्लास की बात करें तो सुपर क्लास का मतलब क्या होता है कि हम कि वो क्लास जो कि अपनी प्रॉपर्टी को देता है, और सब क्लास वो होते हैं जो प्रॉपर्टी को लेता है। ठीक है ना। यानी एक तरीके से कहें तो सुपर क्लास फादर हो गया और सब क्लास उसका चाइल्ड हो गया जो कि उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग की दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम डायनेमिक बाइंडिंग की बात करें तो डायनेमिक बाइंडिंग है क्या कि अगर कोड को जब हम रन कॉल करते हैं तब फंक्शन को नहीं पता होता कि उसको किस कोड के साथ मर्ज होना है, अटैच होना है। लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें पता, तब एट अ टाइम पता चलता है कि उसको किस कोड के साथ अटैच होना है। मतलब अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो वही मैं शेप नाम का फंक्शन लेता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शेप नाम का फंक्शन जब हमें सर्किल बनाने की जरूरत पड़ेगी तब भी हम शेप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हमें क्या कहते हैं पॉलीगॉन या रेक्टेंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी तो भी हम शेप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो समझाने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर एक बार हमने फंक्शन को कॉल किया, तो जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस समय फंक्शन को नहीं पता है कि उसको पर्टिकुलर किस कोड के साथ अटैच होना है। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करने के बाद हम उससे सर्किल ड्रॉ करते हैं तब एट अ टाइम जो है वो कोड जो है वो सर्किल वाले कोड के साथ अटैच होता है। तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग दोस्तों। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स थे जिनका यूज कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिजाइन करने के लिए होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं सारे चीजों का यूज करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि बात आई ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पहचान। तो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान का मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर एक जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी पहचान कैसे होती है, उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू से। ठीक है ना। तो ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है यही उसकी पहचान होती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इवन इफ सम और ऑल द वैल्यू of variable or definition of methods change over time। ठीक है ना। this concept of object identity is necessary in application but does not apply to tuples of a relational database। ठीक है। object identity is a strong notation of identity, the typical found in programming languages or in data models not based ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है ना। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है दोस्तों कि हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को पहचाने, और ऑब्जेक्ट को पहचानने का यही तरीका होता है उसके मेथड, उसकी फंक्शनलिटी और उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज। ठीक है दोस्तों। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है। ठीक है ना। तो डाटा को, किस डाटा को शो करना है, किस डाटा को नहीं शो करना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन हाइडिंग में होती है। ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग की अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन इंफॉर्मेशन हाइडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके दोस्तों, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी फंक्शनलिटी पब्लिक को शो करनी है और कौन सी फंक्शनलिटी पब्लिक को नहीं शो करनी है। ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें हम दो मेंबर्स का यूज करते हैं, एक मेंबर आपका पब्लिक होता है और दूसरा मेंबर आपका प्राइवेट होता है दोस्तों। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि मैंने बताया कि किसी फंक्शन को एक बार बना दीजिए और उसी को बार बार कॉल करते रहिए, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इससे हम कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कोड की वो घटा सकते हैं। ठीक है। ये जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमने एक पब्लिक का एक
वेजिटेरियन बताया, एक पब्लिक एनिमल बनाया, एक पब्लिक डियर, ये सारी चीज़ें लिखी, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने जो वेजिटेरियन बनाया, एक क्लास पब्लिक एनिमल बनाया और एक ये बनाया। तो इसमें अगर आप देखें तो डियर क्या है, वो एक एनिमल भी है, वो वेजिटेरियन भी है और वो एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम में होता है, और वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं ये आपके रन टाइम में होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग की दोस्तों बात करें तो किस तरीके से हम एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा वर्क करा सकते हैं, इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें दोस्तों तो किस तरीके से, जैसा कि हमें पता है कि एक ये जो प्लस साइन होता है इसका यूज एडिशन के लिए होता है, लेकिन हाँ ये जो कि पहले से सिस्टम में डिफाइन होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसी प्लस साइन को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर 2 स्ट्रिंग को भी ऐड करना है तो हम प्लस का यूज कर सकते हैं, यानी हमने प्लस की फंक्शनैलिटी को और बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है दोस्तों। रन टाइम की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल इतना कि अगर 2 तरीके के कोड है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक ही सेम फंक्शन 2 जगह पे बनाया गया है, एक सुपर क्लास में एक सब क्लास में, ठीक है ना। तो अगर जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो हमेशा सब क्लास की वैल्यू को देता है, ना कि सुपर क्लास की। तो जो वो सुपर क्लास की वैल्यू को फंक्शन को ओवरराइड करके सब क्लास के फंक्शन को ही वो वैल्यू सब क्लास की वैल्यू फंक्शन की ही वैल्यू को वो प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फादर की प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चाइल्ड इनहेरिट करता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है। यानी कि देखिए एक सब क्लास है और एक आपका सुपर क्लास है, और सुपर क्लास जो है वो अपनी प्रॉपर उसके पास कई सारी फंक्शनलिटी है, और सब क्लास को जब भी उस फंक्शनलिटी को यूज करने की जरूरत पड़ेगी तब वो सुपर क्लास से उसको एक्वायर कर लेगा। जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा कि एक व्हीकल क्लास हमने बनाया जो कि सुपर क्लास है, ये उसकी फंक्शनलिटी है और ये उसकी सब क्लास है, ठीक है ना। तो इन सब क्लास को जब भी इस फंक्शनलिटी का यूज करने की जरूरत होगी तो वो क्या करेगा कि इस प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल टाइप का इनहेरिटेंस, मल्टीपल टाइप का इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इतने टाइप के इनहेरिटेंस का यूज होता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक इनहेरिटेंस को। तो अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक सुपर क्लास और एक उसका सब क्लास, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो 2 सुपर क्लास है और उसका एक सब क्लास है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तो देखिए एक सुपर क्लास, उस सुपर क्लास से दूसरा सुपर क्लास और फिर उसके दूसरा उसका सब सुपर क्लास और फिर उसका सब क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हाइब्रिड की बात करें तो सर ये मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मल्टी लेवल है, यानी स्टूडेंट का सब क्लास आपका एग्जाम और सुपर सब क्लास, और ये उसका हो गया सब क्लास, ठीक है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मल्टीपल है क्योंकि एग्जाम और प्रोजेक्ट दोनों जो है वो सुपर सब क्लास है और रिजल्ट उसका सब क्लास है। तो इस तरीके से ये देखिए हाइब्रिड हो गया और ये आपका हो गया मल्टी लेवल, ठीक है दोस्तों। अब हायरार्चिकल की बात करें इनहेरिटेंस के, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक व्हीकल नाम का हमने एक सुपर क्लास बनाया, उससे सब सुपर क्लास लैंड, वाटर और एयर बनाया है, ठीक है ना। और उसके बाद से किस तरीके से लैंड पे चलने वाली व्हीकल्स यानी कि कार और बस, वाटर में चलने वाली व्हीकल्स यानी कि शिप और बोट, और एयर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट यानी कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। तो ये जो हायरार्चिकल है इसी को हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका जनरलाइजेशन और एक आता है आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से नीचे का जो सब क्लास है वो ऊपर के सुपर क्लास से कनेक्टेड है, और स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से ऊपर का सुपर क्लास नीचे के सब क्लास से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों अगर आपको ये फिगर दिख रहा होगा तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो नीचे से जो ऊपर की तरफ जो रिलेशन है यानी कि सब क्लास से सुपर क्लास की तरफ, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन।
और जो सुपर क्लास से सब क्लास की तरफ जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। फिर हम दोस्तों हम बात कर रहे थे मॉडलिंग की। तो हमने इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि मॉडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम एक मॉडल चूज करते हैं, फिर उस मॉडल को हम बनाते हैं और फिर उस मॉडल को हम कस्टमर को दिखाते हैं। कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तब जाके हम उसी मॉडल को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो मॉडलिंग का पर्पज अगर देखें तो टेस्टिंग फिजिकल एंटिटी बिफोर बिल्डिंग इट, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, विजुअलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक इनकैप्सुलेशन था, जिसके बारे में बताया कि इसको हम डाटा हाइडिंग कहते हैं, कि किस तरीके से हम एक क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को कैप्सुलेट, उसकी फंक्शनलिटी और मेथड को कैप्सुलेट करके रख देते हैं। जैसा कि देखिए नीचे इस फिगर में दिख रहा है कि किसी वेरिएबल और उसके मेथड को किस तरीके से हमने एक कैप्सूल फॉर्म में इनकैप्सुलेट करके रख दिया है। और होगा क्या दोस्तों कि जब भी इनकैप्सुलेशन होगा तो मतलब कि जब भी उस जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो अगर इसका यूज करना चाहेगा तो वो इसका यूज कर लेगा, लेकिन अदर क्लास के अगर बंदे अगर इसका यूज करना चाहें तो वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अदर क्लास के लिए ये हाइड है, इसीलिए हम इसको डाटा हाइडिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इनकैप्सुलेशन की बात करें तो ये कुछ जावा में कोड है। पहले तो ये देखिए इनकैप्सुलेट किया गया है, यानी कि इसको केवल यही क्लास यूज कर सकता है और कोई नहीं यूज कर सकता। फिर जिस बंदों को हमें शो नहीं कराना है उसको हमने प्राइवेट में डाला हुआ है, और जिनको हमें शो कराना है उसको हमने पब्लिक में डाला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड का यूज होता है, ये हमेशा याद करिएगा। सेटर मतलब क्यों यूज होता है, वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, और गेटर मेथड क्या होता है कि वेरीफाई करने के बाद जो वैल्यू जो भी प्रोसेसिंग होती है और जो आउटपुट मिलता है उसको गेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यूएमएल की बात करें तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, और एक्चुअली में ये कहने को लैंग्वेज है लेकिन लैंग्वेज है नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। यानी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो हम उसमें कौन कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको किस तरीके से विजुअलाइज करें और किस तरीके से उसको एज अ मॉडल में इम्प्लीमेंट करें, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मॉडलिंग, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इसी को कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि ये दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा होता है आपका बिहेवियर डायग्राम। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो मतलब कि किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखिए कौन कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आपका कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। और बिहेवियर डायग्राम की बात करें तो अगर स्ट्रक्चर हमने किसी चीज़ का क्रिएट किया है तो अब उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा होगा, उसको उसके उस मॉडल को बनाने के लिए अगर उसको हम एज अ मॉडल इंप्लीमेंट करें तो हम वहाँ पे बिहेवियर डायग्राम का यूज़ करते हैं, जो कि ये भी यूएमएल का ही पार्ट है। और इसके लिए हम यूजर केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स और इंटरकनेक्शन डायग्राम्स, ठीक है, तो इन सारे डायग्राम्स का हम यूज़ करते हैं। और ये देखिए बिहेवियर के अंदर कौन कौन से डायग्राम आते हैं, स्ट्रक्चरल के अंदर कौन कौन से डायग्राम आते हैं, ये उसका ब्रीफ में एक हायरार्चिकल डायग्राम है, या जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर के अंदर कौन कौन से डायग्राम यूज़ होते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर आपके कौन कौन से डायग्राम यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोग को ये पहली यूनिट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में जो है हम इन्हीं डायग्राम्स के बारे में और डीप में देखेंगे कि किस डायग्राम में कौन सा नोटेशन यूज़ होता है और किस तरीके से उसको हम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने के लिए या सीखने के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और इनको किस तरीके से हम कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस इम्प्लीमेंटेशन को भी आपको सीखना होगा, तभी जाके आप एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ फिर हम मिलेंगे और इसके आगे की चीज़ों को यानी कि सेकेंड यूनिट को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच।